में जिस भी मजबूरी में, लेकिन हम लोग बहुत प्रिपरेशन के साथ आए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। परसाई जी चूँकि हमारे आराध्य हैं, तो कृपया अपने मोबाइल नीचे रखें और यहाँ परसाई को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो समय जब परसाई जी ने राजनीतिक व्यंग लिखे हैं, वो परिस्थितियाँ आज भी यथावत हैं, वैसे की वैसी ही चली आ रही है। इसलिए अगर आज की राजनीति, आज के नेताओं से आप कलपते हैं तो आपको परसाई को पढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने 100 साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले, अगर आप मानते हैं कि 24-25 साल में लिखना शुरू किया, 100 वर्ष हो गए हमको। 47वें सबने बताया कि हमारे उनकी पहली रचना थी, वो ही 24-25 साल की, 22-23 साल तक। तो आज भी परसाई वही खड़े हुए हमको वही बात कर रहे हैं। मुझे विषय दिया है कि राजनीति की जो जैसी दुनाई परसाई ने की है, उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। कबीर के बारे में आपको मालूम है, कुछ तो आपने पढ़े होगा बचपन से, कुछ साखी आप कुछ गोए पढ़े होंगे। कबीर ने जिस तरीके से धर्म को, समाज को और आडंबर को धुनकियाँ दी हैं, वैसे भी वो थे, जुलाहे थे, पिंजारे थे, वैसे ही उसी पिंजारे के रूप में हरिशंकर परसाई ने हमारे समाज की, राजनीति की, संस्कृति की, धर्म की विसंगतियों को जम के पींजा है और इसलिए उनको आधुनिक कबीर कहा गया है। ये बोलते हैं कि अगर कबीर अब होते तो हरिशंकर परसाई होते, या हरिशंकर परसाई तब होते तो वो कबीर ही का ही रूप थे। तो मित्रों, सत्ताधारी कितने चालाक हैं, माहौल कितना भ्रष्ट है, आम जनता की कितनी उपेक्षा हो रही है, ये आज की बात नहीं है। जब से राजनीति का उदय हुआ है तब से यही माहौल चला आ रहा है। और ऐसा लगता है हरिशंकर परसाई को पढ़ने में, क्योंकि रचनाएं ज़्यादातर जो सामयिक विषयों पर लिखी जाती हैं वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है, अगले में उसके संदर्भ नहीं मिलते। लेकिन हरिशंकर परसाई को पढ़ो तो आज भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी की पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ। चाहे कोई पार्टी हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उनकी अपनी कुछ विचारधारा हो सकती थी, लेकिन उस समय जो कुछ भी विसंगतियाँ थी, जिसके खिलाफ भी थी, उन्होंने नेहरू जी को पसंद किया तो नेहरू जी के खिलाफ भी बात की, गांधी जी को पसंद किया तो गांधी जी पर भी बात करी। उस वक्त जो भी माहौल था, जो प्रधानमंत्री में विशेष रूप से 75 to 77 वाला जो माहौल था, वो कहते हैं कि 75-76 में 2 घटनाएं हुई। एक राजनीतिक उथल पुथल मची और दूसरे मेरी टांग टूटी। तो टांग टूटने से भी उन्होंने उस वक्त जो रगड़ा, जो किताबें लिखी, जो रचनाएं लिखी, वो हिंदी साहित्य में और ग्रंथ विधा में बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। कुछ चीज़ें मैं दूँगा, लोकतंत्र की बात है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, बहुत सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातें करूँगा। लोकतंत्र के बारे में उन्हें जो निराशा हुई हमारे भारतीय समाज को, उन्होंने कहा कि हम समझते थे लोकतंत्र वट वृक्ष है, कैसी भी आती आए उखड़ेगा नहीं। रोपा भी इसी उद्देश्य से गया था, मगर सिद्धांतहीन, बेईमान, गैर जिम्मेदार हमारे नेताओं ने उस वट वृक्ष को गमले का पौधा बना दिया। अब हाल ये है कि कोई भी बैल, गधा, भैंसा उस पर मुंह मारकर पत्ते नोच लेता है। अभी ये पौधा उखड़ा नहीं है, लेकिन गर्दिश में है। ऐसे थे परसाई, खरी बात कहने वाले, सीधे जूता मारने वाले। वो कहते हैं जनतंत्र उनकी हार जीत पर निर्भर है। जो भी पार्टी हारती है, चिल्लाती है कि अब जनतंत्र खतरे में पड़ गया है। अगर वो जीत जाती तो जनतंत्र सुरक्षित था। आज भी ये बात होती है। आज भी आप ये देख रहे हैं कि हर विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश गर्त में जा रहा है, लेकिन तब तक जब तक उन्हें सत्ता हासिल नहीं होती। तो आप सोचिए कि कितनी पुरानी बात है। उस वर्तमान में जीते हुए
हरिशंकर परसाई ने भविष्य कहा। बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। उन्होंने 75 से 79 तक की अवधि में कई रचनाएं लिखी। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण क्रांति हुई और फिर आपातकाल लगा, फिर एक आंदोलन चला गैर कम्युनिस्ट पार्टीज का, फिर कांग्रेस हारी आपातकाल के बाद और जनता पार्टी बनी। मोरारजी भाई ने कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्रीय सरकार बनी, तो उन्होंने कई सारे स्कैंडलों के लिए कमीशन बैठा दिया। अब उस कमीशनों की उन स्कैंडल्स, उन बातों की हंसी उड़ाते हुए परसाई कहते हैं कि अनंत स्कैंडल है इस पवित्र भूमि पर। अब भाषा का सौंदर्य देखिए, आप मजा देखिए, व्यंग्यकार व्यंग कैसे करता है ये सोचिए कि अनंत स्कैंडल है इस पवित्र भूमि पर। हिमालय जिसका मुकुट है, जिसके चरण सागर होता है, गंगा यमुना जिसके हृदय प्रदेश में शोभित है, जिसमें राम और कृष्ण जैसे अवतार हुए, जिसमें दुर्योधन शकुनी विभीषण पैदा हुए, उस देवभूमि में सरकार बदलने से स्कैंडल नहीं बदलते। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कहां से विषय उठाए, बिल्कुल कैसे बना कि ऐसा पवित्र देश, ऐसा ऐतिहासिक देश, ऐसा पौराणिक देश, उसमें स्कैंडल यथावत रहते हैं। सरकारें बदलती हैं लेकिन स्कैंडल नहीं बदलते हैं। कमीशन बाजी पर बहुत सारे कमीशन बैठा दिए गए। उसका मजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जांच कमीशनों की रिपोर्ट और लता मंगेशकर के गाने, ये दोनों हमारे जीवन में रस भरते हैं। जिंदगी जीने लायक इसीलिए है क्योंकि इसमें लता मंगेशकर और जांच कमीशन है। मैंने जांच कमीशन कैसे मनोरंजन का विषय बन गया है, इस पर गर्व देखिए आप। एक दिन ऐसा आएगा कि आधे आदमियों की जांच हो रही होगी, बाकी आधे जांच कमीशन में शामिल हैं। परसाई कहते हैं कि चुनाव के बाद यही तो बुनियादी परिवर्तन हुआ है। पुराने बेईमानों की जगह नए बेईमान बैठ गए हैं। ये अच्छा नहीं है। पुराने बेईमानों से जनता बोर हो गई थी। अब उन्होंने बेईमानी की भर्त्सना नहीं की। उन्होंने कहा कि पुराने बेईमानों से जनता बोर हो गई थी। चलना तो यही है, नए बेईमान आने से उसमें ताजगी का अनुभव हुआ। एक बहुत अच्छा गाना, बहुत करारा गाना है, बहुत पसंद आ रहा है मुझे, मुर्दे का मूल्य करके शीर्षक है। 1977 में तब वो बेला नीला जो है आज जो छत्तीसगढ़ में है, कोयले की खदान है, वो मध्य प्रदेश में था। और तब यहाँ पे कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे। वहाँ पे मजदूरों का आंदोलन हुआ, सैकड़ों झोपड़ियाँ जलाई गई, 12 मजदूर गोलियों से मारे गए। और उस समय परसाई जी लिखते हैं कि मजदूर छटनी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, 45 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन ना अधिकारियों को अच्छा लग रहा था और ना शासन को और ना पुलिस को। यहाँ पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, ना पुलिस को यह अच्छा लग रहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो। 2-4 दिनों का शांतिपूर्ण आंदोलन तो अच्छा लगता है, 45 दिन तक यार बहुत धीरे बना के बैठे रहेगा। अब भगवान की दया से गोली चलाने का शुभ अवसर मिला। ऊब कर अधिकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांतिपूर्ण बना दिया। अधिकारियों की मनोकामना पूरी हुई। भगवान सबकी सुनता है। भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं है। अब इसके आगे को बहुत तेज, बहुत करारे रंग किए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी शांति और प्रसन्नता से बयान दिया जैसे चंडी यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। कुल 9 आदमी पुलिस की गोली से मारे गए। तो बीच में मोतीलाल वोरा ने कहा कि 9 नहीं 100 मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंघी साथियों की तरफ देखा, वो आंखों से कह रहे थे, अरे सफलेचा, तेरी अकल क्या काली टोपी में रखी रह गई? लो भी क्यों कहा? कह देना कि एक भी नहीं मरा,
जो पता लगाने जाते हैं उनको भी मार डालते हैं। इसे मालूम होता है। तो इतनी खरी बात, इतनी कड़वी बात, इतना जबरदस्त व्यंग लिखने का साहस, सत्ता का विरुद्ध ऐसी बात कहने का साहस हरिशंकर परसाई। ये सामान्य बात नहीं होती, मामूली बात नहीं होती। आज आप सत्ता के विरोध में एक बात कह देते हो, आपको तरह से टार्चर कर जाता है। हरिशंकर परसाई उस वक्त इतनी प्रखरता से बात करते हैं। इसके बाद भी व्यंग यहाँ खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं क्या मुख्यमंत्री ने मौत का हिसाब किया, बिल्कुल बनिए की तरह मौत की खून की कीमत तय करके दी। देखो भाई, तुम्हारे आलू के इतने पैसे हुए, बैंगन के इतने पैसे हुए, टमाटर के इतने पैसे हुए, ना भूल चूक ना लेना देना। जो मरा उसके परिवार वालों को 5,000 रुपये देंगे, जो ज़्यादा हाई लोकल अस्पताल में मरा उसे 1,000 रुपये, और जिसकी सिर्फ मरण पट्टी हुई है उसे 250 रुपये। हो गया साहब। ये शब्द के परसाई है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं में नैतिकता होती नहीं है, उनकी नैतिकता मोमबत्ती की तरह होती है, जरा सी गर्मी लगी पिघल। नैतिकता की सोचिए, मोमबत्ती होती है, गर्मी लगी पिघल गई। उन्होंने कहा कि धोखों का आविष्कार करने में यह देश बहुत आगे है। विश्व औद्योगिक मेले में अगर धोखे भी भेज दिए जाए तो पहला इनाम कहीं नहीं जाएगा, हमें मिलने वाला है। अब नेताओं के लिए उन्होंने जो कहा, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहा कि नेता ईश्वर का अवतार है। आप इमेजिन कीजिए, आप दृश्य बनाइए जो उन्होंने कहा, उस हिसाब से चलिए, उनके शब्दों पर जाइए और दिमाग में चित्र बनाइए। नेता के लिए लोग क्या कहते हैं कि नेता ईश्वर का अवतार है। उसके 2 हाथ पीछे होते हैं, जिनमें एक में सत्ता और दूसरे में पैसा होता है। आगे के दोनों हाथ जनता को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, जिनमें एक में धोखा और दूसरे में झूठ होता है। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नेता होता है और दूसरा जो नेता नहीं बनता होता है। चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि इस देश में चुनाव का मौसम वह मौसम है जब नेता वादों के फूल खिलाते हैं और नतीजों के बाद वे फलों में बदलने से पहले सूख जाते हैं। पूरी एग्रीकल्चर पढ़ा दी उन्होंने, इन 2 लाइनों में पूरी एग्रीकल्चर पढ़ा दी कि वादों के फूल खिलते हैं और फल में बदलने से पहले सूख जाते हैं। राजनीति में वादे उस शक्कर की तरह होते हैं जो चाय में घुलकर गायब हो जाते हैं, लेकिन स्वाद मीठा छोड़ जाते हैं। बोला आपके जीव में उन्होंने कहा था। एक और बहुत अच्छी बात कही कि नेता वो प्राणी है कि जो हर 5 साल में जनता के पास आता है उसे याद दिलाने के लिए कि भैया अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, आगे हम भी करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर पाया। नेता की तरह अचार भी जितना पुराना और सड़ा हुआ लोग होगा, लोग उसे पसंद करेंगे। पुराना अचार और पुराना नेता दोनों में एक अलग तरह की महक होती है। नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का धर्म नहीं होता, केवल चुनाव होते हैं। नेताओं का काम है भाषण देना और जनता का काम है उसे भूल जाना। दोनों अपने अपने कामों में माहिर हैं। भाषण की राजनीति में कैद करता नेता भ्रष्टाचार से लड़ने की बात इस तरह से करता है जैसे शराबी कसम खाता है कि वो कल से शराब नहीं। भ्रष्ट नेता विकास की बात करते हैं इस तरीके से करते हैं जैसे बिल्ला गाय की रखवाली कर रहा हो। ऐसी लगातार उनकी बातें हैं, इतना है, इतना कुछ कहा है उन्होंने कि आप दिन भर बैठ के सुनेंगे तो कम नहीं होगा। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि जनता को समझ में नहीं आता कि हम जिन आदमियों को चुन रहे हैं क्या वो मनुष्य है या केचुए हैं जिनकी ना तो हड्डी है। बेचारा आम आदमी ये समझता है कि मेरे कारण, मेरे वोट के कारण तमाम हलचलें हो रही हैं, पर वास्तव में उसके कारण तो एक छिपकली भी कीड़ा नहीं पड़ा। कुछ अच्छे आपको वाक्य सुनाता हूँ। एक नेताओं और ना कि जब कुछ कांड कर लेते हैं
तो जब मामला दब जाता है तो उससे चुपचाप कह दिया जाता है कि अब तुम खिसक जाओ भैया, अब तुम्हारी जगह कोई दूसरा कांड करने को तैयार है। कांड खत्म नहीं होंगे, कोई दूसरा तैयार है। एक और बहुत सीधे शब्दों में उन्हें बात कही, बहुत बहुत कड़े शब्दों का उपयोग करते थे, बहुत विषैले शब्दों का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा देखिएगा कि इस देश का नेता जनता को बचलन औरत समझकर उसे तरह तरह से फुसलाता है। अपनी नेताई छवि से, वादों से, नारों से, उछल कूद से, लोभ से, छाती पीट से, अश्रुपात से, गालीबात से, समाजवाद से गाने गाता है, सीटी बजाता है, हाव भाव करता है, मगर कभी जनता पलटकर उस नेता को चप्पल जड़कर कह नहीं पाती कि हरामजादे, मैं क्या तुझे जानती नहीं हूं, तू शोधा है, तो मैं कोई बच्चन औरत नहीं। इस तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली सूक्तियां, उनकी वक्रोक्तियां हैं। उन्होंने कहा नेता लोग माला पहनने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। कई गर्दनें मैंने ऐसी देखी हैं जैसे वह माला पहनने के लिए ही बनी हो। गर्दन और माला बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर होती है। माला लपक कर गले में फिट हो जाती है। फूल की मार बहुत बुरी होती है। शेर को भी अगर एक फूल माला पहना दो तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है, वह फौरन हाथ जोड़कर कहेगा मेरे लोगों की कोई सेवा। इस तरीके से बिंब बनाते थे परसाई जी, इस तरह की बातें करते थे। बूढ़े बुजुर्ग नेता जो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, जन्म जन्मांतर तक जब तक मरते तब तक वो गद्दी पे बना रहना चाहते थे। उनका बहुत मजा लिया उन्होंने कि नए खून को यह सोचना चाहिए कि उसके सामने तो यार पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी पद पर बैठ जाएंगे, पर पुराने खून के दिन गिने गिनाए हैं, कुछ देर तो उनको मजा लेने दो। जब विधानसभा और संसद के आधे से अधिक सदस्य एम्बुलेंस में आया जाया करेंगे, तब तक उनकी राजनीति जिंदा रहेगी और हर सदस्य के बगल में एक डॉक्टर बैठा करेगा। तब समझेंगे कि हमारा जनतंत्र सयाना हो गया। जनतंत्र की मैच्योरिटी तब होगी जब बाजू में एक डॉक्टर बैठा होगा, हिलते हिलाते। और आज देखे होगा, मैंने कुछ गवर्नर्स को देखा, मतलब उनके पास जाकर देखा, 89 ईयर्स में गवर्नर बने हुए हैं, चलते नहीं बन रहा है, याददाश्त नहीं है और गवर्नर। ये पॉलिटिक्स का खेल है। पुराने लोगों के फायदे क्या होते हैं जब उन्हें चुनाव जीतने की सारी तरकीबें मालूम होती हैं, उन्हें मालूम है कि आम आदमी से वोट किए कैसे लिया जा सकता है। नया आदमी तो एक चुनाव को सीखने भी आ जाता है। उन्होंने मंत्रियों को और उनके परिवारजनों के लिए बड़ा अच्छा माहौल बना रखा कि राजनीतिक सत्ता हो, सुविधाएं हो, पैसा हो, आसपास चापलूस हो और फायदे उठाने वाले हो, तो मंत्री का लड़का चाहे वो कितना कट्टर मूर्खी क्यों ना हो, वो पैसा, दारू, औरत का उपयोग क्यों ना करे, कोई राजनीतिक के ऐसा नालायक बेटा पैदा नहीं। कितनी खरी बात और किस ढंग से कही जाती है, यह हमें परसाई ने कहा। गांधी जयंती पर जितना झूठ बोला जाता है, उतना झूठ कुल मिलाकर साल भर में भी नहीं बोला जाता। आपने भी देखा होगा कि मैडम जितनी भाषण देती होंगे गांधी जयंती पर और ऐसी बातें करते होंगी गांधी जयंती पर, उतना झूठ साल भर में भी मैडम ने नहीं बोला होगा। तो दूसरे दिन झूठ बोलने में थोड़ा सा खटका लगता है। 2 अक्टूबर को बेखटक झूठ बोला जाता है। जयंती करने के और भी फायदे होते हैं। सरकारी अनुदान और चंदा मिलता है, जिससे आत्मा का उन्नयन होता है, आत्मा का परिष्कार होता है। नेताओं के लिए कर अच्छी बात आप लोगों ने इंटरेस्ट की बात है कि जिस नेता के पास सुंदरियों का गुच्छा होता है, उसे मिलने के लिए आने वालों की भीड़ का कभी टोटा नहीं होता। ये इसलिए नेता लोग जो है आसपास कुछ ऐसे लोगों को जोड़ के रखते हैं। क्रांति की चर्चा उस वक्त बहुत समग्र क्रांति, समग्र क्रांति, समग्र क्रांति। उन्होंने कहा कि क्रांति
इस देश में भुनी हुई मूंगफली हो गई है, इसके खोमचे लगे हैं, जिसे देखो वही 25 पैसे की क्रांति का मूंगफली का पुड़ा लेकर छील कर खाने लगता है। कई लोग इस्तीफा का नाटक करते हैं। आज कल हमारी बहन ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा दे देंगी मैं, तो इस्तीफे की घोषणा मनाने वालों को ध्यान में रखकर की जाती है। क्या कितनी बढ़िया बात, कितनी गुड़ बात है और सही बात है, सटीक बात है कि मनाने वाले आए इसलिए इस्तीफे की घोषणा करेंगे। 100 पहुंच गया होगा, 1000 पहुंच गया होगा। जैसे आमरण अनशन की घोषणा दूसरे दिन मौसम्बी का रस पिलाने वाले को ध्यान में रखने की जाती है। कभी भी ये नहीं देखते कि आंदोलन लंबी अवधि में चले, जितनी जल्दी मौसम्बी का जूस पिलाने वाले आ जाए उतना अच्छा है। राजनीति के संन्यास की घोषणा भी और उच्च राजनीति के लिए की जाती है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। नंगापन देश की एकता को मजबूत करता है। एक धोती पहने हो और दूसरा नंगा हो, ये फूट का लक्षण है। नंगे नंगे में कोई भेद नहीं होता। पार्टी में नंगापन हो तो एकता आती है। ये नेताओं के लिए उनके शब्द थे कि वहां हर कोई नंगा है और इसलिए उनमें एकता है। हमारे देश की सारी समस्याएं नारों और अपीलों से सुलझ जाती हैं। सांप्रदायिकता की समस्याओं को केवल हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर सुलझाया गया, उसके लिए और कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर मतलब सुलझ गया था। ये गांधी का देश है, हृदय परिवर्तन का देश है। यहाँ पे एक अपील कर दो तो लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। आप लोगों के लिए कहा उन्होंने कि लड़के लड़के अगर ना पढ़ें तो सरकार का क्या नुकसान है भाई। जितने लोग देश में अपढ़ होंगे उतनी ही मजबूत सरकार है। आपने देखा होगा उन्होंने तब कहा कि निर्वाचन केंद्रित जन कल्याण क्या होता है कि मतदान के एक दिन पहले सड़क बन जाए, और वो आज मतदान के एक दिन पहले सड़क बन जाती है वोटर्स को खींचने के लिए। ऐसे प्रसंग नेता कैसे कन्वर्ट होता है कि कोई आदमी मोहल्ले की मौत मिट्टी में ज्यादा शामिल होना लगता है तो मुझे लगता है कि वे अगली बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ेगा। जिसे वोट नहीं चाहिए वो किसी के दुख में शामिल नहीं होता। तो मैंने अपनी बात कम कहते, परसाई ने जो कहा वो इतना कुछ कहा है कि उनको हम कई दिनों तक, घंटों तक लगातार सुनते पढ़ते रहे, कभी खत्म नहीं होगा। नंबर ऑफ उन्होंने लिखी है और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जो बात हमने कही थी कि राजनेताओं की पिंजाई उन्होंने की, वो इस तरह से धुनते थे, इस तरह से धुनकते थे राजनीति को। 100 वर्ष हो गए परसाई को, आज उनकी हम सेंटेनरी मना रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि वो 100 वर्ष पुराने जो परसाई हैं वो अगले 100 वर्ष नहीं, अगले हजारों वर्ष तक वो जिंदा रहेंगे, उनका साहित्य जिंदा रहेगा और हम ऐसे ही हमारी पीढ़ियां जो हैं उनको याद करते रहेंगे। आप लोगों ने सुना गंभीरता से।